एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसमें केसी और केपी उनके रिलेशनशिप को हमने डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ टू अप्लाई द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। हम किस तरह से केसी को लेकर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेकर दो चीज़ें जो है हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। एक हम प्रेडिक्ट कर रहे थे एक्सटेंड टू विच द रिएक्शन अकर्स, और दूसरी प्रेडिक्शन जो पॉसिबल थी वो थी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम प्योरली डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। वेल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम ये डिस्कस होगा जिस टॉपिक में नाउ दिस इज कॉल्ड ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी आप ली-चैटलियर प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, पर मोर प्रोफाउंडली इसको हम चलो फिलहाल ली-चैटलियर प्रिंसिपल बोल लेते हैं। चलो देखते हैं कि ली-चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये किस तरह से उन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करता है जो फैक्टर्स इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ठीक, अब आप सब जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जब रिएक्शंस दोनों इक्वल होते हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये भी बात आप जानते हैं। और इवन ये भी बात आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो एक स्टेबल स्टेट होती है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, चाहे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो चाहे डायनामिक इक्विलिब्रियम हो। आप सब जानते हैं कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट तो वो चाहती है कि रेस्ट में रहे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहती है कि यूनिफॉर्म मोशन में रहे। इसी को आप कहते हैं स्टैटिक या डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की नेचर डायनामिक है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम भी एक स्टेबल स्टेट होती है। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, अगर उस सिस्टम को जो इक्विलिब्रियम है अगर उसको डिस्टर्ब किया गया तो फिर वो डिस्टर्बेंस को अंडू करने की कोशिश करेगा, और सिस्टम चाहेगा कि उसकी स्टेट इक्विलिब्रियम में ही रहे, यानी वो सिस्टम चाहेगा कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट को ही जो है मेंटेन रखे हुए हो। तो चलो देखते हैं कि ली-चैटलियर प्रिंसिपल सारी कहानी को कैसे डिस्क्राइब करता है। इसकी स्टेटमेंट है, देखें कि व्हेन एनी स्ट्रेस या व्हेन एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू अंडू द अप्लाइड स्ट्रेस। ली-चैटलियर प्रिंसिपल का कहना है कि अगर कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हुए अगर हम किसी किस्म का स्ट्रेस अप्लाई करें, सिस्टम को अगर हम डिस्टर्ब करें, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, तो सिस्टम अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेगा, या तो वो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या तो बैकवर्ड। ये डायरेक्शन का फॉरवर्ड जाना या बैकवर्ड जाना ये होता ही इस वजह से है ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसको रिस्टोर किया जाए। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो हमने वर्ड यूज किया है, द वर्ड स्ट्रेस, यहां पर स्ट्रेस का मतलब हम ले सकते हैं चेंज। जैसे मैंने यहां पर लिखा है स्ट्रेस मीन्स चेंज। अब कौन कौन सी चेंज हम जो है ला सकते हैं किसी भी सिस्टम पे जो कि इक्विलिब्रियम में है। नाउ दिस स्टेट चेंज में भी, स्ट्रेस चेंज में भी द चेंज इन द कंसंट्रेशन, द चेंज इन द प्रेशर, द चेंज इन द टेम्परेचर। दीज आर द थ्री मेजर फैक्टर्स जो कि स्ट्रेस के ज़मरे में आते हैं। चलो देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। अब आप जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अगर हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को चेंज करें, तो कंसंट्रेशन को चेंज करना इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना, तो ऐसी सूरत में रिएक्शन या फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट को रिस्टोर किया जाए। ठीक है, इस चीज़ को हम इस यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो स्ट्रेस का मतलब चेंज से है, वो चेंज कंसंट्रेशन में भी आ सकती है। ये कंसंट्रेशन में चेंज दोनों चीज़ों के लिए होगी, रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी। एंड द चेंज इन द प्रेशर, देखो चेंज इन प्रेशर को मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ लिख लेता हूँ। नाउ दिस इज कॉल्ड द चेंज इन वॉल्यूम। अब प्रेशर को चेंज करने का मतलब है वॉल्यूम को भी चेंज करना। तो अगर हम कंटेनर जो है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, अगर उस कंटेनर की साइज को एक्सपेंड होने दें या उसको कॉन्ट्रैक्ट होने दें, तो ये भी एक तरह से प्रेशर चेंज को भी डिस्क्राइब करेगा। तो प्रेशर की चेंज जो है वो भी
जो है एक काइंड ऑफ स्ट्रेस के ज़मरे में आती है, स्ट्रेस कंसीडर की जाएगी। और तीसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है ये भी स्ट्रेस कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट जिस कंडीशन पे आती है वो कंडीशंस भी कांस्टेंट होती हैं। ना सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट जिस टेम्परेचर पे आई है, जिस प्रेशर पे आई है, वो भी तो कांस्टेंट होते हैं। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे या फिर इवन प्रेशर चेंज करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब कुछ क्यों होगा कि रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट को रिस्टोर किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं कि यहाँ पर इन तीनों फैक्टर्स को, कि किस तरह से इन तीनों फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करें। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन कंसंट्रेशन। हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को कैसे समझें? तो चलो सपोज कर लेते हैं एक रिएक्शन को। अब आप देखें कि एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है इन विच ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, और ये भी सपोज कर लेते हैं कि ये कंटेनर है जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है। सिस्टम रिवर्सिबल है। आप ये भी कंसीडर कर लें कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर चुका है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो फिर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, और उस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। और इवन आप ये भी तो जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जब लिखी जाती है किसी रिएक्शन के लिए, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम डिवाइड करते हैं किससे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। तो नाउ Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक, ये सारे मामले अब आपको क्लियर है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तभी इसका रेशियो भी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं Kc। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम सिचुएशन 1 को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। नंबर 1, नाउ दिस इज कॉल्ड द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। दैट मीन्स कि वी आर चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उसमें दो तरह की चेंज आ सकती हैं। या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं बाय एडिंग मोर ए इनटू द रिएक्शन मिक्सचर, या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करें बाय रिमूविंग द ए फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। या तो ए को बढ़ाएं या तो ए को हम क्या करें? कम करें। दोनों ऑप्शंस हैं। तो सिचुएशन 1 को मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे देन Kc विल डिक्रीज। वो क्यों? क्योंकि ए की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाएगा तो ए की कंसंट्रेशन Kc के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए की कंसंट्रेशन के जैसे ही ए की कंसंट्रेशन को जो है वो इंक्रीज किया जाएगा तो Kc की वैल्यू कम हो जाएगी। अब Kc तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो Kc जो चेंज हुई है फॉर ए टेम्पररी बेसिस, वो वापस मेंटेन कैसे होगी? तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि टू मेंटेन द Kc कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन बढ़ी है उस चेंज को अंडू किया जाएगा, और चेंज को जब अंडू किया जाएगा तो इसका एक ही तरीका है कि बढ़ी हुई कंसंट्रेशन जो ए की है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, और जब ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो सिंपली दैट मीन्स कि रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि टू मेंटेन द Kc कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहां पर मैंने लास्ट में जो वर्ड लिखा है वो लिखा है टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्यों? क्योंकि हमने ए की कंसंट्रेशन को क्या किया था? हमने ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया था। लीच-एलियट प्रिंसिपल कहता है कि जो भी चेंज लाए हो वो अंडू होगी। तो ए की कंसंट्रेशन बढ़ाई थी वो डिक्रीज होगी। इसको डिक्रीज करने के लिए ही इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। केस 1। केस 2 ये है कि अगर हम इसी ए की कंसंट्रेशन को जैसे पहले हमने इंक्रीज किया था, अब अगर हम इसको डिक्रीज करें तो सारी डिस्कशन जो होगी वो अब इसकी रिवर्स में जाएगी। तो दैट सिंपली मीन कि इफ यू आर इंक्रीजिंग देन रिएक्शन वाज प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, and if we are going to decrease the concentration of A then Kc will increase। तो Kc क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। टू मेंटेन द Kc कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि A की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमने कम की थी। यही बात मैं कह रहा हूं कि जिस चेंज को आप लाए हैं सिस्टम उस चेंज को अंडू करने की कोशिश करेगा। ए की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, कम होने जाएगी। ए की कंसंट्रेशन को कम किया है तो वो बढ़ने जाएगी। यहां पर हमने कम किया था तो इस कमी को पूरा करने के लिए बी जो होगा वो ए बनाएगा। दैट मीन्स कि डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी बैकवर्ड। तो दैट सिंपली मीन
दो वर्ड में सारी कहानी को हम वर्कआउट कर सकते हैं। ए की कंसंट्रेशन बढ़ाई फॉरवर्ड, बी की कंसंट्रेशन बढ़ाई बैकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी। पहले हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए पे बहस की थी, अब इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ बी कि बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो रिएक्शन किस तरह से एडजस्ट होगा। सेम स्टोरी है, बस थोड़ा सा मामला थोड़ा सा चेंज होगा। तो ज़रा देखते हैं कैसे। पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि बी की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो के सी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि बी की कंसंट्रेशन के सी के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर के सी जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, बी की कंसंट्रेशन कम होगी तो के सी की वैल्यू भी कम होगी। जस्ट कीप दीज टू लाइन इन माइंड, इट्स सिंपल। तो भाई सबसे पहले लिखा है कि अगर हम बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो के सी जो होगी वो भी आप देख सकते हैं कि क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। के सी को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट होगा रिवर्स डायरेक्शन में। जब इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, क्यों? क्योंकि बी की कंसंट्रेशन को कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि हमने बढ़ाया था। ली चार्लियट प्रिंसिपल कहता ही यही है कि जो चेंज आप लाए हैं उस चेंज को अंडू किया जाएगा। अगर आपने बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, सिस्टम उसको कम करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से अगर हम बी की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो फिर सिस्टम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और आप जानते हैं कि बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि ए कन्वर्ट हो किसमें, बी में। तो इस सूरत में आप जानते हैं कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो सिंपली दैट मीन कि इफ यू आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी देन के सी विल डिक्रीज आल्सो and to maintain the Kc constant, equilibrium will shift in the forward direction to increase the concentration of B। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो फिर ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो लिखी है डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर आपने बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है तो डायरेक्शन वो होगा जो कि बी की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट में अगर आपने बी की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो कौन सा होगा, डायरेक्शन जो होगा नाउ दैट विल बी द फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि आपने बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, ठीक है, बल्कि कम किया है, तो फिर बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए डायरेक्शन फॉरवर्ड आएगा। तो आई होप कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लें और इस कंसेप्ट को अगर हम इंडस्ट्री में अप्लाई करें तो इंडस्ट्री में हम इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसमें दो पॉइंट्स हैं। हम साइमल्टेनियसली दो चीज़ें करते हैं। एक तरफ हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं और सिस्टम उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए फॉरवर्ड जाता है, साथ साथ प्रोडक्ट जो बनता है उसकी कंसंट्रेशन को हम कम करने जाते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो हमने कम की थी उसको बढ़ाने के लिए सिस्टम दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो हम तो चाहते ही यही हैं कि इंडस्ट्री में हमने जो रिएक्टेंट्स लिए हैं कि हमारे ज़्यादातर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ताकि कोई भी रिएक्टेंट ज़ाया ना हो और हमारी यील्ड जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। तो आई होप कि पहली पॉइंट आपकी क्लियर होगी। और चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। ली चार्लियट प्रिंसिपल में जो सेकेंड फैक्टर है नाउ दैट इज द चेंज इन द प्रेशर। अब चेंज इन प्रेशर जो है ये किस तरह से वर्क करता है और किस रिएक्शन के लिए वर्क करता है और किस तरह से वर्क करता है, वन बाय वन। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लें कि प्रेशर ओनली अफेक्ट द गैसियस इक्विलिब्रिया। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ उन रिएक्शंस को अफेक्ट करेगा जो गैसियस इक्विलिब्रिया हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे लिक्विड्स हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल अगर लिक्विड स्टेट में होंगे तो या फिर सॉलिड स्टेट में होंगे तो आप सब जानते हैं कि इन दोनों स्टेट का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर से ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होता है। किसी भी लिक्विड को प्रेशराइज करके वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, एप्रिशिएबल वॉल्यूम चेंज नहीं होता इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर द लिक्विड। और सॉलिड में तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम चेंज तो बिल्कुल भी नहीं होता। वॉल्यूम चेंज सिर्फ उसी सूरत में होगा जब हमारे पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट उनमें से कोई भी एक चीज़ कौन सी स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो। तो पहली पॉइंट तो यही हो गई कि प्रेशर विल ओनली अफेक्ट द गैसियस इक्विलिब्रिया। पर सभी गैसियस इक्विलिब्रिया नहीं, ओनली वेयर देयर इज अ वॉल्यूम चेंज इन गोइंग फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यहाँ पर भी एक कंडीशन है। क्या? एक तो रिएक्शन मिक्सचर जो है वो गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट ये कि गैसेस टू अगर हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ जाएं तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वॉल्यूम में चेंज भी होनी चाहिए।
अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ अगर जाने से वॉल्यूम चेंज नहीं होती, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज किसी सूरत में नहीं आता, तो ऐसी सूरत में प्रेशर का भी कोई रोल नहीं होगा। तो बहरहाल अब इस पॉइंट को बेसिक हमने क्लियर कर ली है कि प्रेशर सिर्फ गैसेस इक्विलिब्रिया को अफेक्ट करेगा, कैसे करेगा और किस रिएक्शन के लिए कैसे करेगा, तो उसको इन 3 पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेट्स बिगिन। अब आप देखेंगे सबसे पहली पॉइंट क्या है कि रिएक्शन प्रोसीड्स विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो लोअर वॉल्यूम से, पर जब इक्विलिब्रियम तरफ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। दैट मीन्स कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है। इस बात को कैसे समझें कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जैसे एक रिएक्शन है कि इन विच A मोल्स ऑफ A कन्वर्ट्स इनटू द B मोल्स ऑफ B, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। पर इस पर्टिकुलर केस में B जो है, नाउ दिस इज ग्रेटर देन A, यानी B के मोल ज़्यादा हैं, A के मोल कम है, यानी रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है। तभी हमने कहा है कि रिएक्शन प्रोसीड विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक, नंबर 1। कोई भी रियल एग्जांपल अगर लिया जाए तो आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस into the nitrogen and the hydrogen gases. You can see we have started with the volume 2 and we have ended with the volume 4. यानी हमने शुरू किया था 2 वॉल्यूम से और हमारा जो प्रोडक्ट है वो 4 वॉल्यूम रखता है। दैट मीन्स कि रिएक्शन प्रोसीड विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक, ये बात हो गई। अब हमें डिस्कस करना है कि प्रेशर जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, या तो प्रेशर को बढ़ाएं या तो प्रेशर को कम करें। बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप देखें कि सबसे पहली पॉइंट लिखी है कि अगर हम इस मिक्सचर के लिए प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बढ़ाया गया प्रेशर जो है वो ज़्यादातर इफेक्ट डालेगा प्रोडक्ट पे, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं, इनडायरेक्टली आई मीन कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो बढ़ा हुआ प्रेशर जो है वो प्रोडक्ट में जब ज़्यादा पड़ेगा तो प्रोडक्ट उस प्रेशर से दूर भागेंगे। व्हाट आई मीन कि उस प्रेशर को नलीफाई करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये रिएक्टेंट जो होंगे उसका रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का ज़्यादातर अमाउंट किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, रिएक्टेंट में। तभी हमने लिखा है कि रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन प्रेशर विल मूव द रिएक्शन इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन विल बी रिवर्स। इस केस में आपको प्रोडक्ट कम मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बैकवर्ड है। केस नंबर 2। अच्छा, अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करें तो प्रोडक्ट पे पड़ा प्रेशर जो है वो जैसे रिड्यूस होगा तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो बढ़ने लगेगी। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ने लगेगी तो सिंपली दैट मीन्स कि डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, वो फॉरवर्ड होगा। ठीक है, और एक और रिएक्शन पे हम डिस्कस कर लें, जैसे कि हमारे पास एक और रिएक्शन भी है कि रिएक्शन प्रोसीड विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम बढ़ा था, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कोई भी एक रिएक्शन ले सकते हैं, कोई भी एक रिएक्शन ले सकते हैं जिसमें कि A मोल ऑफ A कन्वर्ट्स इनटू B मोल्स ऑफ B। तो आप देखें कि A इज ग्रेटर देन B, यानी रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम है। अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के कम है, दैट मीन्स कि हमने स्टार्ट ज़्यादा वॉल्यूम से की थी, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ गया तो वॉल्यूम कम हो गया। इसका कोई रियल एग्जाम्पल है, नाउ दैट इज कन्वर्जन ऑफ SO2, कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3। आप जानते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव स्टार्टेड विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड वी हैव एंडेड विद द 2 वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन प्रोसीड विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम। इस किस्म के रिएक्शन में अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो देखना होगा कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है, बढ़ाया गया प्रेशर रिएक्टेंट पे ज़्यादा पड़ेगा। बढ़ाया गया प्रेशर जब रिएक्टेंट पे ज़्यादा पड़ेगा तो रिएक्टेंट जो होंगे वो उस प्रेशर को अवॉइड करने के लिए किस डायरेक्शन में जाएंगे, फॉरवर्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेशर अप, डायरेक्शन फॉरवर्ड। डायरेक्शन क्या हुआ यहाँ पर, फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम इसके उलट बात करें, यानी अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करें तो फिर मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्टेंट जो होगी वो अनरिएक्टेड रहेगी, वो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या हुआ, रिवर्स। तो होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे कि ऐसे रिएक्शन जो कि प्रोसीड होते हैं विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाने से बैकवर्ड जाएंगे, प्रेशर कम करने से फॉरवर्ड आएंगे। पर ऐसे रिएक्शन जो कि प्रोसीड होते हैं विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो ऐसे केस में प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड, प्रेशर को कम करेंगे तो बैकवर्ड, दैट्स सिंपल। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर 3 पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या डिस्कस है
रिएक्शन प्रोसीड विथ नो वॉल्यूम चेंज, रिएक्शन प्रोसीड विद द नो वॉल्यूम चेंज, ठीक है, नो वॉल्यूम चेंज, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब इस बात को समझाने के लिए फर्ज करो कि कोई भी रिएक्शन है, नाउ लुक एट दिस वन कि ए कन्वर्ट्स इनटू बी, ठीक है, और इस केस में जो कोफिशिएंट है ए और बी ये दोनों आप देख सकते हैं कि क्या है, इक्वल है, यानी रिएक्टेंट का वॉल्यूम प्रोडक्ट का वॉल्यूम दोनों क्या है, सेम है। अगर ऐसा है तो कोई एक रियल एग्जांपल भी ले लेते हैं। कोई रियल एग्जांपल अगर लेंगे तो सपोज कर लें कि मैं यहाँ पर एक फर्जी रिएक्शन ले रहा हूँ। लुक एट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि बेसिकली ये गैस है और रिवर्सिबली कन्वर्ट हो रही है किस में, हाइड्रोजन गैस में और प्लस आयोडीन गैस में। तो आप देखें कि अगर हम स्टार्ट 2 वॉल्यूम से कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का टोटल वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि वो कितना है, वो भी 2 है। दैट मीन्स कि वाट एवर वॉल्यूम विथ व्हाट वी हैव स्टार्टेड वी हैव एंडेड विद द सेम वॉल्यूम, दैट मीन्स कि रिएक्शन प्रोसीड विद द नो वॉल्यूम चेंज। हाँ, अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट पे भी उतना पड़ेगा जितना प्रोडक्ट पे पड़ेगा। अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो भी मामला सेम है, कम भी होगा तो दोनों पे ही होगा। तो उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि प्रेशर का इस किस्म के रिएक्शन के लिए कोई भी मेजर रोल नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सच काइंड ऑफ। वेल, तो हम तीसरी पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं लीच चलिए प्रिंसिपल में। नाउ दिस इज कॉल्ड द चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें जो आपको जहन में रखनी है, तो उस वजह से मैंने एक पॉइंट नोट डाल दिया, रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स, विदाउट दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, उसमें ये बात याद रखो कि इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। अब देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो उनके लिए कंडीशन भी अपोजिट होंगी, मतलब अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो होगा। तो हमें क्या देखना है कि अगर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पता कैसे चले कि डायरेक्शन कौन सा होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो ये बात याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो देखना ये होगा कि उस रिवर्सिबल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब किस डायरेक्शन में हो रही है। जिस भी डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी रिएक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तभी हमने पॉइंट लिखी है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स बात करें कि अगर हम डिक्रीज इन टेम्परेचर की बात करेंगे, देन रिएक्शन विल शिफ्ट और इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। टेम्परेचर बढ़ाया, हीट एब्जॉर्ब हुई, टेम्परेचर को रिड्यूस किया, हीट इवॉल्व हुई। अब देखना ये होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस डायरेक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। टेम्परेचर कम करोगे तो वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में हीट क्या हो रही होगी, इवॉल्व हो रही होगी। तो चलो देखते हैं कि 2 किस्म के केमिकल रिएक्शन जो हैं, वन ऑफ दैट इज द एक्सोथर्मिक, द अदर वन इज द एंडोथर्मिक। देखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कैसे काम करता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कैसे काम करता है। लेट्स सी, सपोज कर लेते हैं कि कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए और बी जो है रिवर्सिबली एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। इवन आप ये भी तो जानते हैं कि इसमें ए का बी में कन्वर्ट होना, नाउ दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, और बी का ए में जाना वापस, नाउ दिस इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। अगर किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की साइन अगर लिखी है, सपोज इस केस में क्योंकि हमने एक्सोथर्मिक कहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो याद रखो कि रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा एच लिखी हो तो दिस मीन वी आर ओनली कंसर्न विद द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ ए टू बी की चेंज को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। यानी ए का बी में कन्वर्ट होना ये एक्सोथर्मिक है, ठीक। मतलब फॉरवर्ड में हीट क्या हो रही है, इवॉल्व, और बैकवर्ड में क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा और कम करेंगे तो क्या होगा। तो पहले ये भी चीज़ नोट कर लें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने हीट जो है अगर आप देखें कि पहली पॉइंट वो है कि हीट इज इवॉल्व इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड हीट इज एब्जॉर्ब इन द रिवर्स डायरेक्शन। यानी एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड में हीट इवॉल्व हो रही है और बैकवर्ड में एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी। अब एब्जॉर्ब फॉरवर्ड में तो नहीं हो रही, बैकवर्ड में हो रही है, तभी लिखा है कि टेम्परेचर अप डायरेक्शन विल बी बैकवर्ड या रिवर्स्ड।
इसकी उलट बात करें कि अगर टेम्परेचर कम किया तो फिर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन जो होगा नाउ दैट विल बी फॉरवर्ड। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और आपको यील्ड ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो यू शुड हैव टू कीप द टेम्परेचर लो ताकि डायरेक्शन फॉरवर्ड रहे और आपको मैक्सिमम यील्ड मिले। सिमिलरली हम बात करेंगे एक आखिरी पॉइंट की तरफ। नाउ दैट्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि जिसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हीट इवॉल्व होती है बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया केस 1 तो फिर हीट तो एब्जॉर्ब होगी। तो आप देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड में हीट एब्जॉर्ब होती है, तभी टेम्परेचर बढ़ाने से आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ाए रखो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती जाएगी और इस तरह से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। इसके उलट अगर हम बात करें कि टेम्परेचर अगर हमने कम किया तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन विल बी रिवर्स। डायरेक्शन अगर रिवर्स होगा तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन कम से कम होगा, रिवर्स ज़्यादा रहेगा और मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट जो होगा उसमें सिर्फ रिएक्टेंट पड़े होंगे और प्रोडक्ट जो होगा या यील्ड जो होगी उसका रेशो बहुत कम होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आप सोच रहे होंगे कि ली-चार्टियर प्रिंसिपल में अभी एक पॉइंट रहती है, नाउ दैट इज द कैटलिस्ट। तो ये मैं बात डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैटलिस्ट को ली-चार्टियर प्रिंसिपल में